Hello everyone, welcome back. Welcome to part 62 of our Indian Polity Lecture Series and part 3 of DPSP. और आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल नंबर 40 to आर्टिकल नंबर 45. So these are the articles which we are going to cover in this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. So we will start with article number 40 which talks about organization of village panchayat. Village panchayats के organization की बात जो है वो article number 40 के अंदर की गई है जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल है. ओके इसमें कहा गया है that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. यानी आर्टिकल नंबर 40 के तहत सरकार को ये गाइड किया जाता है, सरकार को ये कहा जाता है कि आप विलेज पंचायत को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए और उनको इतनी पावर दीजिए, इतनी ऑथोरिटी दीजिए कि वो सेल्फ गवर्नमेंट में खुद कैपेबल हो पाए एंड सारी चीजों को वो खुद से मैनेज कर पाए एट विलेज लेवल. ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है एंड इट स्टेट्स दैट द लोकल बॉडी शुड बी गिवन एडिक्वेट पावर फॉर देम टू बी सेल्फ सफिशिएंट. ठीक है, जो हमारे गांव है उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाना है. सेल्फ सफिशिएंट अगर बनाना है तो वहां के जो लोग हैं उनके हाथों में ही पावर जो है वो दिया जाएगा. तो एक सवाल आ जाता है दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल नंबर 40. आर्टिकल नंबर 40 का क्या इंपॉर्टेंस आपको यहां से समझ में आ रहा है या फिर नजर आ रहा है. तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है आर्टिकल नंबर 40 का वो ये है कि आर्टिकल नंबर 40 जो है वो प्रमोट करता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की. जब हम गवर्नेंस की बात करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जो लोकल पीपल हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नेंस के अंदर एंड वो भी डायरेक्ट गवर्नेंस जो है वो कर रहे हैं थ्रू विलेज पंचायत. एंड बिकॉज लोकल जो लोग हैं दे कैन अंडरस्टैंड लोकल प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे, सो गवर्नेंस बिकम्स मोर एफिशिएंट जब लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाता है. ठीक है, पीपल जो है, जनता जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इन डिसीजन मेकिंग एंड दिस स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी. सो आर्टिकल नंबर 40 को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है. सो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1992 में और उसके थ्रू जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. यानी पंचायत जो हैं उनको मेंशन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गए हैं. और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया. कब किया गया है? 1992 में किया गया है. तो ये जो इंफॉर्मेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि 11th शेड्यूल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया जिसके तहत 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं 11th शेड्यूल में जो कि रिलेटेड हैं विलेज पंचायत से. जब भी आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, पहले वीडियो में हमने देखा था कि 3 टाइप में इसको डिवाइड जो है किया जाता है. तो जब गांधीयन प्रिंसिपल आता है तो उसके तहत कौन कौन सी चीजें हैं? तो गांधीयन प्रिंसिपल के तहत विलेज जो है वो कंसिडर होता है, यानी विलेज पंचायत जो है वो कंसिडर होगा. देन यहाँ पे हम चरखा शो कर रहे हैं. चरखा शो करने का क्या मतलब है? तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो गांधीयन डीपीएसपी के अंदर यानी गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर ही फॉलो हो जाता है. देन यहाँ पे एक गन जो है वो एक ग्लास को शूट कर रहा है, वो ग्लास जिसके अंदर लीकर जो है भरा हुआ है, यानी गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो शराबबंदी की बात करता है, यानी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है वो बैन होना चाहिए. ड्रग्स ये सब जो चीज़ें हैं वो नहीं समाज में चलनी चाहिए, उसके लिए स्टेप्स जो हैं वो लेना होगा गवर्नमेंट को, ये बताया गया है अंडर डीपीएसपी और ये गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आ जाता है. देन एसटी एससी अपलिफ्टमेंट की अगर बात होती है तो अगेन वो गांधीयन प्रिंसिपल है. देन गायों की अगर बात हो रही है, गायों के प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी गांधीयन प्रिंसिपल हो जाएगा डीपीएसपी के तहत. ठीक है, तो गांधी जी से रिलेटेड यानी गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है. ठीक है, आर्टिकल नंबर 47 जब हम कवर अप करेंगे तो वहां पे हम डिटेल में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा आप इन चीजों को याद करके रख सकते हैं. ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 41 के ऊपर. आर्टिकल नंबर 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, जो कि एक सोशलिस्टिक विचारधारा है यानी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? दैट द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी
ये जो बात हो जाती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट विद इन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक एफिशिएंट प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट। ओके, यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार अगर इकोनॉमिकली कैपेबल है, यानी सरकार के पास अगर क्षमता है, उनके पास अगर अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उनके फंड में अगर पैसा है, तो सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि वो राइट टू वर्क जो है वो लोगों को दे पा रही है, राइट टू एजुकेशन जो है वो लोगों को मिल पा रहा है, पब्लिक असिस्टेंस जो है सरकार दे पा रही है इन केस अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है, यानी कोई अनएम्प्लॉयड है उसको असिस्टेंस जो है सरकार जो है वो दे पा रही है, कोई जो गरीब है, कोई ओल्ड एज लोग हैं, उनको अगर सरकार मदद कर सकती है तो वहाँ पे सरकार को मदद करना चाहिए अगर वो इकोनॉमिकली कैपेबल है तो ही। ठीक है, अगर वो इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो है वो करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी कोशिश करनी है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाए जनता को। ये इंश्योर किया जाता है बाय आर्टिकल नंबर 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए क्या किया जाएगा, तो वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो चलाए जाएंगे। और हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 41 को इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू वेरियस लॉज एंड स्कीम्स, जैसे कि राइट टू वर्क जो है वो प्रोवाइड किया गया है थ्रू मनरेगा। सो मनरेगा क्या हो जाता है, एक लीगल राइट हो जाता है जिसके तहत 100 दिन का वर्क जो है वो रूरल एरिया में दिया जाता है वहाँ के लोगों को। ठीक है, जिनके पास वर्क नहीं है, जो फुल टाइम किसी वर्क में इंडल्ज नहीं है। ओके, देन राइट टू एजुकेशन जो है वो मिल जाता है RTE एक्ट 2009 के द्वारा, जिसके द्वारा ये इंश्योर किया जाता है कि हर किसी को शिक्षा जो है वो मिल पाए। देन पब्लिक असिस्टेंस जो है वो ओल्ड एज पेंशन स्कीम के रूप में दिया जाता है। देन डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो दिया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो दिया जाता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च किए गए हैं ताकि आर्टिकल नंबर 41 के तहत जो बातें कही गई है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके एंड एक वेलफेयर सोसाइटी जो है वो हम क्रिएट कर सकें भारत के अंदर, जो कि विजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम बात करेंगे अबाउट आर्टिकल नंबर 42। सो आर्टिकल नंबर 42 में दिया गया है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जो कि अगेन एक सोशलिस्टिक विचारधारा है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। आर्टिकल नंबर 42 के तहत कहा गया है दैट द स्टेट शैल इंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, safe working environment, reasonable working hours, then protection from exploitation, health and dignity at workplace। यानी सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि कोई इंसान अगर कहीं पे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो सेफ हो, वो अच्छा हो, रीजनेबल वर्किंग आवर हो, यानी ऐसा ना हो कि 24 घंटों में से 20-20 घंटे जो हैं वो ड्यूटी करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को कहा जा रहा है थ्रू आर्टिकल नंबर 42 कि आप इंश्योर कीजिए कि आप ऐसे लॉज लेके आएँ जिसके द्वारा ऐसी चीज़ें जो है वो ना हो और आप इंश्योर कर पाएँ कि रीजनेबल वर्किंग आवर जो है वो एग्जिस्टेंस में रहे हमारे देश में। ठीक है, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी सरकार को कहा जा रहा है कि आप रूल्स बना के इस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ना कर पाए, किसी का शोषण जो है वो ना हो पाए। साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनका हेल्थ जो है वो मेंटेन होके रहे, उनकी डिग्निटी एट वर्क प्लेस जो है वो भी मेंटेन होके रहे। ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार को इंश्योर करना चाहिए जब भी वो रूल कर रही है तो। और हम देखते हैं कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 जो है लाया गया है, जिसके द्वारा सेफ्टी एंड वर्किंग आवर जो है उनको इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर तरीके से वो मैनेज हो। साथ ही साथ मिनिमम वेज एक्ट जो है अगेन 1948 में लाया गया था। तो इन सब चीज़ों को लाकर सरकार जो है सुनिश्चित करती है कि किसी भी प्रकार का शोषण जो है वो ना हो एंड जनता जो है यानी जो लोग काम पे जा रहे हैं वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 42 के तहत मैटरनिटी रिलीफ की भी बात की गई है। कहा गया है कि पेड मैटरनिटी लीव जो है वो मिलना चाहिए, यानी कोई औरत अगर काम कर रही है और वो जॉब पे है
एंड उस दौरान अगर वो प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चा डिलीवर करती है, तो उसको पेड मैटरनिटी लीव जो है वो मिलना चाहिए। एंड पेड मैटरनिटी लीव जो है वो कितने टाइम के लिए मिलता है, तो 26 वीक्स के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये 26 वीक्स जो है वो अप्रोक्स कितने मंथ्स हो जाते हैं, 6.5 मंथ्स हो जाते हैं। ठीक है, बट इसके लिए कंडीशन है कि अगर कोई औरत किसी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट 1 ईयर में अगर वो 80 वर्किंग डेज में वो ऑफिस आई है और उसने अपना काम किया है, तो ही वो एलिजिबल हो पाती है पेड मैटरनिटी लीव के लिए। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऐसा ना हो कि कोई औरत जो है जॉब कर रही है और कंपनी वालों को पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट है, तो उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड जो है नहीं दिया जा सकता है, ज़्यादा उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए कंपनी उसको जॉब से निकाल दे। ये चीज़ न हो, इसीलिए कहा गया है कि सरकार ऐसे रूल्स बनाए ताकि प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसको इंश्योर किया जा सके औरतों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकल सपोर्ट फॉर मदर एंड चाइल्ड जो है उसको भी इंश्योर किया जाए। ये गाइडलाइन जो है वो दिया गया है सरकार को फॉर रूलिंग अंडर आर्टिकल नंबर 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको याद रखना होगा कि मैटरनिटी रिलीफ जो है वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में दिया जाता है। ओके, देन अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 43 के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है एंड ये रिपीट होता है। सो आर्टिकल नंबर 43 के अंदर कहा गया है दैट द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर बाय सुटेबल legislation और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे to all workers, agricultural, industrial, or otherwise work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunity. And in particular, the state shall endeavor to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural area. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल नंबर 43 के अंदर दो विचारधाराएं, दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं। यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं तो ये सोशलिस्टिक विचारधारा को रिफ्लेक्ट करता है, एंड जैसे ही हम प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो ये गांधीयन प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है ये क्यों बार बार पूछा जाता है? ये आर्टिकल इसलिए बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के क्योंकि यहाँ पे दो प्रिंसिपल एक साथ डाले गए हैं। तो अगर ये कहा गया कि प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री जो है आर्टिकल नंबर 43 के तहत ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर फॉल होता है, तो वो स्टेटमेंट आपको गलत काट देना है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 43 के तहत क्या कहा जा रहा है सरकार को? आर्टिकल नंबर 43 के तहत कहा जा रहा है दैट द स्टेट शैल ट्राई हार्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड पे लिविंग वेज, नॉट जस्ट सर्वाइवल मनी। ठीक है, यानी डिसेंट अमाउंट जो है पेमेंट के रूप में वो मिलना चाहिए वर्कर को। ये इंश्योर किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा कानून बना के, ताकि उनका शोषण जो है वो किसी प्रकार से ना किया जा सके किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा, किसी भी कंपनी के द्वारा। ठीक है, एंड उनको इतना अमाउंट मिलना चाहिए, यानी उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो एक अच्छी लाइफ जो है वो जी पाएँ, उनको गुड वर्किंग कंडीशन जो है वो मिल पाए, ताकि वर्कर्स जो हैं वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाएँ। यहाँ से ये इंश्योर किया जाता है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो वो ये होगा दैट वर्कर्स शुड नॉट वर्क लाइक ए मशीन। ठीक है, मशीन के रूप में वर्कर्स जो हैं वो काम नहीं करने चाहिए, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उनकी भी एक फैमिली लाइफ है, उनकी भी एक सोशल लाइफ है। उन सारी चीज़ों को इंश्योर करना होगा सरकार को, और ये गाइडलाइन जो है वो आर्टिकल नंबर 43 के द्वारा दिया जाता है सरकार को। सरकार को ये इंश्योर करना है कि जो वर्कर है उसको रेस्ट करने का टाइम मिले, उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम मिले, उसको सोशल लाइफ जीने के लिए भी टाइम मिले। ठीक है, देन पार्ट 2 जो है वो बात करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज की। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि होम बेस्ड स्मॉल स्केल फैमिली रन जो बिजनेस होता है, इंडस्ट्री होता है, उसी को हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जांपल हैंडलूम्स,
या फिर पॉटरी, कोई दिए बना रहा है, मटके बना रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। बास्केट मेकिंग, बास्केट जो बैम्बूज के बना के बेचे जाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर काउंट होता है। देन कारपेट वीविंग, कारपेट जो बनाए जाते हैं, दरियाँ जो बनाई जाती है हाथों से, तो वो क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर काउंट होता है। देन हैंडीक्राफ्ट अगर कोई बनाता है तो वो भी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर है। देन फूड प्रोसेसिंग, आजकल जैसे हम देखते हैं कि पापड़ हो गया, अचार हो गया, ये सब घर के अंदर लोग बना के और बेचते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री। तो गांधी जी का ये कहना था कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसका प्रमोशन होना चाहिए, ताकि रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने एंड वो भी अपनी जीविका जो है वो सही तरीके से चला सके। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो आर्टिकल नंबर 43 के अंदर ही आता है। सो आई होप कि आपको पता होगा 143। ठीक है, क्या बोला जाता है, आई लव यू। ठीक है, इसका कोड वर्ड क्या है, 143। तो ये जो 143 है वो गांधी जी कह रहे हैं अपने चरखे को। ठीक है, आई लव चरखा, एंड चरखा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आई यानी यहाँ पे ये 1 हो गया, एंड 43 जो है वो लव यू का है। तो 43 जो है वो आर्टिकल नंबर 43 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि रिलेटेड है विद कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, तो आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो है बार बार पूछा जाता है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 43A। कैपिटल ए है यहाँ पे, मीन्स ये आर्टिकल जो है ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये जोड़ा गया है। कब हुआ था, तो 4+2 क्या होता है, ये 6 होता है, इसलिए 1976 में ये जोड़ा गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43A के तहत क्या कहा गया है, दैट द स्टेट shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in management of the undertaking, establishment or other organization engaged in any industry। यानी आर्टिकल नंबर 43A के द्वारा सरकार को ये गाइडलाइन दिया जा रहा है कि सरकार को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वर्कर हैं वो भी कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हों, यानी वर्कर की बातें जो है वो भी सुनी जाए। फॉर एग्जांपल, कंपनी में टाइमिंग क्या रखा जाए, कितने आवर्स का शिफ्ट रखा जाए, इसके रिस्पेक्ट में वर्कर्स की बात जो है, वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी सुनना आवश्यक है। और इस चीज को, इनका वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर करना होगा सरकार को कानून बना के। ऐसा ना हो कि सिर्फ कंपनी के जो ओनर्स हैं वो रैंडम कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं एंड वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एंड वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में। ये चीज़ इंश्योर की जाती है बाय आर्टिकल नंबर 43A। ठीक है, दिस सेज दैट द स्टेट शुड प्रोवाइड प्रॉपर सपोर्ट so that the workers can get a secure participation in the management of the industry। मतलब क्या हो गया कि स्टेट को प्रॉपर सपोर्ट जो है लॉ बना के देना होगा वर्कर्स को, और ये इंश्योर करना होगा कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन जो है वो मैनेजमेंट में हो पाए। सो नाउ आर्टिकल नंबर 43B हम देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये भी बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये जोड़ा गया है। और ये कब हुआ है, 97th अमेंडमेंट एक्ट तो 2011 के अंदर हुआ है, और उसके द्वारा आर्टिकल नंबर 43B जो है वो जोड़ा गया है। और आर्टिकल नंबर 43B के अंडर में क्या कहा गया है, दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरीली फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात जो है वो कही गई है आर्टिकल नंबर 43B के तहत। ठीक है, तो ये जो भी आर्टिकल्स हैं जहां पे आपको ए मिल जा रहा है, बी मिल जा रहा है, यानी जो बाद में जोड़े गए हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, तो उन आर्टिकल्स के ऊपर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए, उनको आपको बार बार रिवीजन जो है वो करना है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 43B में क्या कहा जा रहा है, दैट द स्टेट शुड प्रमोट सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर वॉलंटरीली फॉर्म्ड और डेमोक्रेटिकली रन एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड। सो आर्टिकल नंबर 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल नंबर 44 में कहा गया है दैट द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी
आर्टिकल नंबर 44 में ये कहा गया है कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में उनके लिए सिविल लॉ के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी एक जैसा सिविल लॉ होना चाहिए भारत की जनता के लिए, भारत के सिटीजन्स के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी, सीआरपीसी, बट जहाँ पे सिविल लॉ की बात आ जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड जो हैं वो अपने अपने रूल लेके बैठे हुए हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 में ये कहा जा रहा है कि ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल लॉज हैं वो हम नहीं होल्ड करते हैं आज के टाइम पे, तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा लॉ बनाए जो कि सारे जो देश के सिटीजन्स हैं उनके ऊपर बराबर तरीके से एप्लीकेबल हो। पर क्या सारे सिविल लॉज में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी? तो ये नहीं, 5 एरियाज के रिस्पेक्ट में सिविल लॉज की बात की जाती है, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, गार्डियनशिप, इनहेरिटेंस एंड एडप्टेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब नहीं है कि सबके लिए एक ही कानून जो है हर रिस्पेक्ट में बना दिया जाए, नहीं, इन 5 एरियाज के रिस्पेक्ट में सबके लिए कानून जो है वो सेम रहेगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ फेथ विल हैव द सेम सेट ऑफ लॉज इन टर्म्स ऑफ सिविल लॉज। ठीक है, सिर्फ सिविल लॉज की यहाँ पे बात होती है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। तो पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई हो रखा है। तो पहले ऑप्शन में गोवा दिखता था और हम टिक मार के आगे बढ़ जाते थे, बट अब सिर्फ गोवा ही आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, अब आपको उसके साथ उत्तराखंड दिखेगा। ठीक है, यूके यहाँ पे उत्तराखंड को मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। एंड अब क्वेश्चन जो है वो पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू उत्तराखंड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कौन सा पहला स्टेट बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद वो कौन सा पहला राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है। तो अगर सवाल इस तरीके से पूछा जा रहा है तो उत्तराखंड जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, तो आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है। गोवा के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले ही 1867 में गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो चल रहा था। एक्चुअली ये कौन सा कोड था, तो पुर्तगीज लोग जो हैं वो वहां पे रूल कर रहे थे, तो 1867 में पुर्तगीज सिविल कोड जो है वो वहां पे अप्लाई हो चुका था और वही चीज जो है वो चलती आ रही थी। जब भारत के अंदर गोवा को 1961 में इंक्लूड कर लिया गया बाय ऑपरेशन विजय, उस समय भी और उस समय के बाद भी आज तक गोवा में यही सिविल कोड जो है यानी पुर्तगीज सिविल कोड जो है वो चलता आ रहा है। सो ओल्ड यूसीसी की बात अगर हो तो आपको गोवा याद रखना है, न्यू यूसीसी की बात हो तो आपको उत्तराखंड याद रखना है। एंड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि उत्तराखंड में ये यूसीसी जो है वो कौन से ईयर में लाया गया है। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू यूसीसी ऑफ उत्तराखंड आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं उन सब के ऊपर यूसीसी जो है वो एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट उन लोगों के ऊपर जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर फॉल होते हैं, जिनको पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। यानी वो ट्राइबल कम्युनिटीज जिनको पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनके ऊपर यूसीसी जो है उत्तराखंड में वो एप्लीकेबल नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन पॉइंट हो जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 और 4 दोनों देखने में क्या है, सिमिलर है, सेम है, यानी आर्टिकल नंबर 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी सारी जो जनता है उसके लिए 5 एरियाज में सेम लॉज रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फेथ ही और शी इज हैविंग। ठीक है, तो 4 से आपको ये याद रखना है, सिमिलरिटी है, सेम सेम है, इसलिए सेम सेम लॉ सबके ऊपर लगा दिया जाए 5 एरियाज में।
नाउ आर्टिकल नंबर 45, आर्टिकल नंबर 45 जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की बात करता है। अगेन ये लिबरल जो है विचारधारा, लिबरल प्रिंसिपल है। तो ओरिजिनली जो आर्टिकल नंबर 45 था उसके अंदर क्या कहा गया था? सो ओरिजिनली जो आर्टिकल नंबर 45 था उसके अंदर कहा गया था दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 विद इन 10 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल नंबर 45 में ये कहा गया था कि भारत का संविधान जब लॉन्च होगा उसके 10 साल के अंदर जो भी बच्चे 14 साल की उम्र तक में फॉल होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इंडेवर यानी हार्ड कोशिश करनी चाहिए, सरकार को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है 14 साल के बच्चों को वो दे पाए जब संविधान लागू होगा उसके 10 साल के अंदर अंदर। ठीक है, बट ये आर्टिकल जो है वो चेंज हुआ एंड आज के टाइम पे आर्टिकल नंबर 45 जो है वो क्या कहता है? आज के टाइम पे जो आर्टिकल नंबर 45 है उसके अंदर कहा गया है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 6। यानी आज का जो आर्टिकल नंबर 45 है उसके अंदर 0 to 6 ईयर्स के बच्चों की बात की गई है। सरकार को कहा गया है कि सरकार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनका इंश्योर करे। और ये आर्टिकल नंबर 45 के अंदर चेंज कब लाया गया था? 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में। और इसी अमेंडमेंट के द्वारा हमें देखने को मिल जाता है कि आर्टिकल नंबर 21A का एग्जिस्टेंस होता है। यानी आर्टिकल नंबर 21A जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन की। सो आपको क्या याद रखना है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट से पहले आर्टिकल नंबर 45 जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था उन सारे बच्चों की जो कि 14 साल तक के एज ग्रुप में फॉल होते थे। यानी 0 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो सब कवर अप हो जाते थे आर्टिकल नंबर 45 के अंदर। बट 86th अमेंडमेंट जब हुआ उसके बाद आर्टिकल नंबर 21A जो है वो लाया गया और कहा गया कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में कंसिडर होंगे, वो यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। और आज का जो आर्टिकल नंबर 45 है वो फिर बच जाता है विद 0 to 6 ईयर्स। तो जो भी न्यूट्रिशन की बात हो, आंगनवाड़ी की बात हो, प्री स्कूल की बात हो या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात हो, वो आर्टिकल नंबर 45 में है। एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की अगर बात होगी तो वो आर्टिकल नंबर 21A के तहत है, जो कि एक फंडामेंटल राइट बन गया है। 86th अमेंडमेंट एक्ट में बस इतना ही नहीं हुआ बल्कि एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज के। ठीक है, क्लॉज के जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत जोड़ा गया और कहा गया कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें ताकि बच्चे जो 6 से 14 साल के एज ग्रुप में फॉल हो रहे हैं वो एजुकेशन शिक्षा जो है वो ग्रहण कर पाए। ठीक है, सो आफ्टर 86th अमेंडमेंट एक्ट हम क्या देख रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो ड्यूटी ऑफ स्टेट बन जाता है, वो राइट ऑफ ए चाइल्ड बन जाता है एंड ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स भी बन जाता है। ओके, तो आपको ये चीज़ें जो है वो याद करके रखनी है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट करके अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।